हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। बेटा आई एम अ बिट टायर्ड टुडे, इसीलिए दूसरा लेक्चर देने में थोड़ा लेट हो रहा है। आज सुबह फोटोसिंथेसिस हमने दिया है, अभी मैं सोच रही हूँ रेस्पिरेशन प्लान्स हम कर लेते हैं। तो हिम्मत तो नहीं हो रही थी, बट मुझे महसूस हुआ कि अगर आप कोई चैप्टर मिल जाएगा तो आप रात भर में उसको रिवाइज कर सकते हो। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। और कुछ बच्चे कह रहे थे, मुझे मैसेजेस मिले जो मुझे बहुत अच्छे लगे, आपने इतना प्यार दिया। लेकिन कुछ बच्चों ने ये भी कहा बेटा कि मैम सारे चैप्टर्स करा दो। तो बेटा आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि सबसे पहले वो चैप्टर्स ले लेते हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है, और फिर धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी सारे चैप्टर्स कराने की। लेकिन थोड़ा थक जाती हूँ बेटा, क्योंकि और भी बहुत काम रहता है लेक्चर्स होते हैं। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आप चिंता मत करो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बेटा रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। लेकिन सारी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाती, काफ़ी सारी एनर्जी एज हीट एनर्जी वेस्ट हो जाती है। यानी कि रेस्पिरेशन कोई बहुत एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है, उसकी एफिशिएंसी मात्र 40 to 45% होती है। बाकी की जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम उसे कहते हैं जिसके ऊपर रेस्पिरेशन हो सकता है। सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है बेटा, 1 सेकेंड, मेरा नाइट मोड ऑन हो गया है, मैं इसको ऑफ कर लूँ 1 सेकेंड बेटा। या तो सबसे कॉमन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो फैट होता है। प्रोटीन भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर सकता है, और ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे ऑक्सैलिक एसिड और मैलिक एसिड भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ऑक्सैलिक, ये ऑर्गेनिक एसिड्स, ये आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक, चलो अब रेस्पिरेशन जो होता है बेटा वो दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही सिंपल सा रेस्पिरेशन है, जिसमें पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन। सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन वही जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें बेटा 4 स्टेप लगते हैं। ग्लाइकोलिसिस पहला, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पहले आसान वाला कर लेते हैं, टफ वाला बाद में करते हैं। तो पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन ले लेते हैं बेटा, जिसको हम दूसरे शब्दों में फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जो दो तरह की होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहले ले लेते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि देखने को मिलती है ईस्ट में, जो कि एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, और देखने को मिलती है बेटा प्लांट्स में, जब प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाती है। बहुत ज़्यादा पानी जब प्लांट्स में, आप बहुत ज़्यादा प्लांट्स को जब पानी दे देते हो तो उसकी रूट्स में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाता है। अब फटाफट से देखते हैं कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस के दौरान आपको पता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अल्टीमेटली टूटकर 2 पायरुविक एसिड देता है, वो मैं भी डिटेल में बताऊंगी। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का पहला स्टेप क्या होता है बेटा, ग्लाइकोलिसिस। यानी कि ग्लाइकोलिसिस यूनिवर्सल स्टेप है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। तो बेटा ग्लाइकोलिसिस हुआ और 2 पायरुविक एसिड मिल गए, और ये 2 पायरुविक एसिड कहाँ पड़े हुए हैं, साइटोप्लाज्म में। फिर साइटोप्लाज्म में ही बेटा ये जो 2 पायरुविक एसिड हैं, इन पर होता है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि इनसे CO2 निकाल दी जाती है। तो एक पायरुविक एसिड से एक CO2 निकलेगी, 2 से 2 निकल जाती हैं, यानी कि 2 पायरुविक एसिड से 2 CO2 निकल जाती है, तो बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, दैट इज CH3CHO। और फिर उसके बाद ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं एसिटल्डिहाइड के, CH3CHO, इन पर होता है बेटा रिडक्शन, और वो रिडक्शन कौन करता है, NADH। तो NADH के प्रेजेंस में ये 2 मॉलिक्यूल्स एसिटल्डिहाइड के रिड्यूस होकर देते हैं एल्कोहल। कितने एल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल। यानी कि अगर मैं पूरे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को विजुअलाइज करूं तो सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, जिससे मुझे 2 पायरुविक एसिड मिले। फिर 2 पायरुविक एसिड पे हुआ डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे मुझे 2 मॉलिक्यूल मिले एसिटल्डिहाइड के और 2 मॉलिक्यूल मिले CO2 के। फिर 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के, इनका रिडक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ NADH, और उसके माध्यम से बने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। यानी कि अल्टीमेटली अगर आपसे कोई पूछेगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल, C2H5OH, फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज।
और एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है बेटा कि less than 7% energy of glucose is released in the process of alcoholic fermentation. क्योंकि fermentation में बेटा बहुत एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है, less than 7% इज रिलीज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि फर्मेंटेशन के दौरान 7% से भी कम एनर्जी रिलीज होती है एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से। अगर हम पूरे के पूरे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें बेटा, तो नेट गेन जो होता है एटीपी का वो सिर्फ 2 एटीपी का होता है, सिर्फ 2 एटीपी का पूरे प्रोसेस में। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होता है और कहीं नहीं। ठीक है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम इस्तेमाल होते हैं बेटा। पहला होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा होता है एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है जिंक। फिर चलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे। हाँ, एक बात और बतानी है बेटा कि जो हम शराब बनाते हैं वो ईस्ट की मदद से बनाते हैं। तो ईस्ट जो है 13% जो है 13% एल्कोहल जब मीडियम में हो जाता है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि ऐसी एल्कोहल जो नॉन डिस्टिल्ड होती हैं, मतलब जिनको हम डिस्टिल नहीं करते, उनमें मैक्सिमम एल्कोहल का कंटेंट 13% हो सकता है बेटा, क्योंकि उसके बाद फिर ईस्ट की डेथ हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है। चलिए, फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है बेटा? लैक्टोबैसिलस में और ह्यूमन के मसल सेल्स में, जब वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। लैक्टिक एसिड के दौरान पहला स्टेप वही ग्लाइकोलिसिस होगा, जिससे 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे पायरुविक एसिड के। वो कहाँ पड़े हुए हैं? साइटोप्लाज्म में। फिर साइटोप्लाज्म में ही लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से ये 2 मॉलिक्यूल जो हैं लैक्टिक एसिड के, ये 2 मॉलिक्यूल जो हैं पायरुविक एसिड के, ये चेंज हो जाते हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड। यानी कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 CO2 और 2 इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल मिल रहे थे, लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलते हैं। यहाँ पे CO2 नहीं बनती, ध्यान रखना। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी नेट गेन ऑफ एटीपी 2 होता है। तो चाहे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, नेट गेन ऑफ एटीपी 2 ही होगा। तो अभी तक हमने ये जाना कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में ही खत्म हो जाती है। और ग्लूकोज में लेस देन 7% ऑफ एनर्जी रिलीज हो पाती है फर्मेंटेशन के दौरान, और इसमें पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है। फिर चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पे। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। अब डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे भी कहते हैं, दैट इज एम्बडॉन मेयरहॉफ परनास पाथवे। ग्लाइकोलिसिस दुनिया में प्रेजेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। यानी कि वो अगर ग्लूकोज के ऊपर रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज के ऊपर, तो सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस ही होगा। ग्लाइकोलिसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे वो कोई भी सेल हो। ओके, और ग्लाइकोलिसिस बेटा कभी भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के ऊपर नहीं होता, वो हमेशा सिंपल कार्बोहाइड्रेट पर होगा। यानी कि अगर मैं सुक्रोज की बात कर रही हूं तो सुक्रोज के ऊपर सीधा ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा। पहले सुक्रोज इन्वर्टेस एंजाइम की मदद से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। ग्लूकोज भी एक 6 कार्बन शुगर है, फ्रक्टोज भी एक 6 कार्बन शुगर है, जो कि सिंपल शुगर्स हैं। यानी कि सुक्रोज के ऊपर सीधा ग्लाइकोलिसिस नहीं हो सकता, या तो ग्लूकोज के ऊपर हो सकता है या तो फ्रक्टोज के ऊपर हो सकता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से कोई भी ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है। तो सपोज हमने ग्लूकोज से शुरू किया, अब ध्यान से सुनते जाना। जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में जाता है तो सबसे पहले वो बदलता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पर हमें 1 ATP का खर्चा करना पड़ता है, और जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जहां पर कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट याद रखने वाला कुछ नहीं है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर बदलता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहाँ पे हमें फिर से एक और ATP देना पड़ता है, और यहाँ पर एंजाइम खर्च होता है PFK, दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और यहाँ पे भी एक ATP फिर से खर्च होता है। फिर ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये चेंज होता है इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, एंड अदर मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
PgAl और डाईहैप ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड हैं जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो डाईहैप पे आगे ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो इसीलिए डाईहैप भी PgAl में कन्वर्ट हो जाता है। तो माने अब हमारे पास साइकिल में 2 मॉलिक्यूल्स हैं PgAl के। ठीक है, कार्बन बैलेंस है ना। फ्रक्टोज तो 6 कार्बन कंपाउंड था और ये 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड के, क्योंकि फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहां तक तो हमें याद हो गया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहां तक याद करने में तो कोई टेंशन नहीं है, और अभी तक हमने 2 ATP का खर्चा कर दिया। ठीक बेटा, अब ध्यान से सुनना, जब हमारे घर पर कोई आता है तो हम उसको सबसे पहले क्या ऑफर करते हैं? जल, है ना। फिर अगर आप गांव में जाओ तो फिर दही ऑफर करते हैं, दही पी लो, 2 कटोरी पी लो, 3 कटोरी पी लो, कितनी भी पी लो, बहुत है हमारे पास। तो जब कोई मेहमान घर पे आता है तो हम क्या कहते हैं? पी जल, जल पियो, पी जल, फिर दही पीजिए, 3 पीजिए, 2 पीजिए, कितनी भी कटोरी पीजिए। तो फंडा है पी जल, दैट इज PgAl, फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। फिर उसके बाद दही पीजिए, दही पीजिए से डाई पीजिए, डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर उसके बाद 3 पीजिए, दैट इज 3 पीजिए, या 2 पीजिए, 2 पीजिए। तो पीजल, दही पीजिए, 3 पीजिए, 2 पीजिए, दिस इज फंडा। ओके, तो अभी अपने पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं PgAl के, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या होगा बेटा, ध्यान देना, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड के, इनका हमें करना है ऑक्सीडेशन। तो हमें चाहिए होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NAD पॉजिटिव। कौन है? NAD पॉजिटिव, जो कि एक कोएंजाइम है। अब ये NAD पॉजिटिव क्या करता है? फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड से, PgAl से, जिसको हम दूसरे शब्दों में ट्रायोज फॉस्फेट भी कहते हैं, उससे वो हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है। और हाइड्रोजन को एनसीईआरटी दूसरे शब्दों में रिडॉक्स इक्विवेलेंट कह रही है। तो एक NAD पॉजिटिव का मॉलिक्यूल एक PgAl से 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करता है। तो लेकिन हम तो यहाँ पे 2 PgAl की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NAD पॉजिटिव के 2 मॉलिक्यूल PgAl से 4 हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक PgAl से एक NAD पॉजिटिव कितने हाइड्रोजन एटम रिमूव करेगा, तो क्या जवाब दोगे? 2, और 2 से 4, और इन्हीं हाइड्रोजन एटम्स को एनसीईआरटी रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स कह रही है। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स PgAl के 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD पॉजिटिव द्वारा ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई PGA, यानी कि PGA का मतलब क्या हो गया? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो PgAl से क्या बना है? PGA, एल्डिहाइड से एसिड बन गया। लेकिन फर्क ये है कि वो 3 PgAl था और ये 1,3 डाई PGA है, यानी कि वहां पे फॉस्फोरस सिर्फ 3rd कार्बन पे था, लेकिन 1,3 डाई PGA में फॉस्फोरस पहले कार्बन पे भी है और तीसरे कार्बन पे भी है। तो माने हमें एक मॉलिक्यूल को एक फॉस्फोरस और 2 मॉलिक्यूल को 2 फॉस्फोरस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वो कहां से आएंगे? उसके लिए इस्तेमाल होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स H3PO4 के इस्तेमाल होते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl कन्वर्ट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 डाई PGA। ओके, चलो अब 1,3 डाई PGA चेंज होता है 3 PGA में। आप समझ जाओ, 1,3 डाई PGA के पास एक फॉस्फोरस एक्स्ट्रा है। किसके कंपैरिजन में? 3 PGA के, क्योंकि 3 PGA में तो सिर्फ 3rd कार्बन पर फॉस्फोरस है, लेकिन 1,3 डाई PGA में तो पहले और तीसरे कार्बन पर फॉस्फोरस है। यानी कि 1,3 डाई PGA के एक मॉलिक्यूल के पास एक फॉस्फोरस एक्स्ट्रा है, तो 2 मॉलिक्यूल्स के पास 2 फॉस्फोरस एक्स्ट्रा होगा। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 डाई PGA चेंजेस इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, तो 2 फॉस्फोरस रिलीज होते हैं, और ये फॉस्फोरस को पकड़ लेते हैं ADP, और वो चेंज हो जाते हैं ATP में। तो हमें यहाँ पे 2 ATP बेटा डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट ATP, और इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP। फिर 3 PGA 2 PGA में चेंज हो जाता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। फिर 2 PGA चेंज होता है PEP में,
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और यहां पर इनोलेस एंजाइम इस्तेमाल होता है और एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है। फिर फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट चेंजेस इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है, राइट। तो जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुविक एसिड में चेंज होता है बेटा, जब 2 मॉलिक्यूल पेप के 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाते हैं तो फिर से 2 एटीपी बनते हैं। इसको भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो हमें कितने डायरेक्ट एटीपी मिले बेटा? 4। 2 डायरेक्ट एटीपी तो हमें मिले जब डाई पीजीए 3 पीजीए में कन्वर्ट हो रहा था, और 2 डायरेक्ट एटीपी हमें तब मिले जब पेप पायरुविक एसिड में बदला। तो ये पूरा ग्लाइकोलिसिस हो गया बेटा, जिसमें 2 एटीपी हमने ऊपर खर्च करे थे, लेकिन 4 एटीपी हमें डायरेक्ट मिले हैं। किससे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। तो हमें नेट गेन ऑफ एटीपी जो होता है ग्लाइकोलिसिस से, वो 2 एटीपी का होता है। ठीक, चलो ये हो गया ग्लाइकोलिसिस। अगर फ्रक्टोज भी जाएगा, ग्लूकोज की बजाय अगर फ्रक्टोज भी जाएगा बेटा, तो भी नेट गेन ऑफ एटीपी 2 रहेगा, बस एक स्टेप कम हो जाएगा। वहां पे फ्रक्टोज सीधा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट सीधा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिर उसके बाद चलते हैं लिंक रिएक्शन पर। अब ये जो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं बेटा, ये कहां पड़े हुए हैं? साइटोप्लाज्म में। इनको उठाकर हम ले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं पायरुविक एसिड के, इनके साथ 2 चीजें की जाती हैं। पहला, इनका ऑक्सीडेशन किया जाता है, और दूसरा, इनमें से CO2 निकाल ली जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किसका कर रहे हैं हम? पायरुविक एसिड का। और इसी को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन या फिर गेटवे पाथवे। तो यहां पे ध्यान से सुनना, क्या है लिंक रिएक्शन? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड कंबाइंस विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD पॉजिटिव। तो यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं NAD पॉजिटिव के, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसका ऑक्सीडेशन करेगा? पायरुविक एसिड का, राइट। तो 2 पायरुविक एसिड 2 NAD पॉजिटिव ऑक्सीडाइज करते हैं इनको, और साथ में हम 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं कोएंजाइम A के। तो यहां पे बेटा 2 एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। एक होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, जो कि पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, माने उसमें से CO2 को निकाल देता है। और एक इस्तेमाल होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि इसका ऑक्सीडेशन करवाता है। तो जब पायरुविक एसिड से आप CO2 निकाल लोगे तो फिर क्या बच जाएगा? पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है, आप उसमें से CO2 को निकाल लोगे तो वो 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। यानी कि जब 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के ऑक्सीडाइज होंगे यहाँ पर, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम A के, 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकल जाएंगे, और साथ में हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे NADH के। तो अभी तक हम कितने NADH बना चुके हैं? 2 NADH हमने ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनाए थे, और 2 NADH हमने कहां बना लिए बेटा? लिंक रिएक्शन में। ठीक है, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये एंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल में। अब ध्यान से सुनना, एक बार में एक क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक एसिटाइल कोएंजाइम A जाता है, यानी कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए क्रेब्स साइकिल को 2 बार घूमना पड़ेगा। तो हम एक क्रेब्स साइकिल को पहले उठा लेते हैं। तो ये जो एक सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम A है, कहां पड़ा हुआ है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A किसके साथ कंबाइन होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। और क्या बनाता है? ये बनाता है बेटा सिट्रिक एसिड। इसीलिए हम क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह देते हैं, क्योंकि सबसे पहले सिट्रिक एसिड बनता है। फिर सिट्रिक एसिड से बनता है बेटा, बहुत सारे स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे स्टेप नहीं है। सिट्रिक एसिड से बेटा आप फिर सीधा याद करो, सिट्रिक एसिड से बनता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऐसे याद करो। सिट्रिक एसिड से वैसे तो आइसोसिट्रिक एसिड बनता है पहले, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, फिर आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर फ्यूमरिक एसिड, फिर फ्यूमरिक एसिड के बाद मैलिक एसिड, और फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है बेटा? ये मैंने सूटकेस पे लगाया हुआ है फोन, सूटकेस हिल गया।
और ये पीछे देखो मिश्री ने ड्राइंग भी की हुई है। हाँ तो मैं कहाँ थी बेटा, हाँ तो दो बातें ध्यान रखनी है बेटा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के पहले और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद CO2 निकालनी है, बस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से पहले और उसके बाद CO2 निकालनी है। और जहां जहां में ऑक्जेलो की आवाज आ रही है या को की आवाज आ रही है उसके पहले हमें NADH बनाना है। तो मुझे ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड की आवाज आ रही है, उससे पहले मैं NADH बनाऊंगी। फिर मुझे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में को की आवाज आ रही है, उससे पहले मैं NADH बनाऊंगी। और फिर मुझे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की आवाज आ रही है, उससे पहले मैं NADH बनाऊंगी। फिर F फॉर फ्यूमेरिक एसिड, F फॉर FADH2। फ्यूमेरिक एसिड से पहले बनता है FADH2। और बेटा जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में बदलता है तो वहां पे हमें एक डायरेक्ट ATP मिलता है जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो आप ऐसा समझो बेटा कि अगर मैं एक क्रेब साइकिल की बात करूं, एक सिंगल क्रेब साइकिल की, तो उससे मुझे क्या क्या मिल रहा है, उससे मुझे 3 तो मिल रहे हैं NADH, एक मिल रहा है FADH2, एक डायरेक्ट ATP मिल रहा है SLP से, और 2 निकल रहे हैं CO2। लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए क्रेब साइकिल 2 बार होती है, तो इंटू 2 कर दो। ओके चलो, फिर आती है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है बेटा कहां, वो होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर, जिसमें इन फोल्डिंग्स होती हैं जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। उस पर बेटा टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन ETS के दौरान 4 कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल होते हैं। तो पहले हम NADH को लेंगे, फिर FADH2 को लेंगे। तो ETS का बेटा पर्पस क्या होता है, ETS का पर्पस होता है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो NADH और FADH2 बने हैं उनको ऑक्सीडाइज करके हम ATP बनाएंगे, ये ETS का पर्पस होता है। तो पहले हम NADH को उठाते हैं। अगर मुझे NADH का ऑक्सीडेशन करना है तो उसके लिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में 3 कॉम्प्लेक्स काम आते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। ध्यान रखना, NADH का ऑक्सीडेशन करने के लिए कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 को हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को हम कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स 4 को हम कहते हैं साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स में आयरन के साथ साथ बेटा कॉपर सेंटर भी होते हैं, कॉपर सेंटर A और कॉपर सेंटर B। अब ध्यान से सुनना, जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, उसमें से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता है। ठीक है, प्रोटॉन्स तो फेंक दिए जाते हैं कहां, इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, 2 मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है। तो प्रोटॉन्स को कहां फेंक दिया बेटा हमने, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक दिया। तो जो पहला कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 1, वो एक NADH मॉलिक्यूल पे 4 प्रोटॉन को फेंकता है, कहां, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। पुराना NCERT का डायग्राम मत देखना, नया देखना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 4 प्रोटॉन फेंक दिए कहां, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और इलेक्ट्रॉन कहां गए, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में कौन कौन होता है, FMN और FES। तो FMN और FES ये दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स 1 बनाते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को किसको हैंड ओवर कर दिया, कॉम्प्लेक्स 3 को। लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 3 कनेक्टेड कैसे रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूबीक्यूनॉन, विद द हेल्प ऑफ यूबीक्यूनॉन। यूबीक्यूनॉन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो मूव कर सकता है मेम्ब्रेन के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन यूबीक्यूनॉन की मदद से किसको हैंड ओवर कर दिए, कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 में कौन कौन होता है बेटा, साइटोक्रोम B, FES आयरन सल्फर, और साइटोक्रोम C1। इन तीनों से होते हुए इलेक्ट्रॉन फिर अल्टीमेटली कहां पहुंचते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स 4 को कौन हैंड ओवर करता है, साइटोक्रोम C। और साइटोक्रोम C भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जब इलेक्ट्रॉन हैंडओवर कर रहा होता है तो उस दौरान वो फिर से 4 प्रोटॉन को पंप करता है। ठीक है, फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को, जिसमें साइटोक्रोम A3 है। और फिर सबसे एंड में इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ETS से, और वो 2 प्रोटॉन उठाता है कहां से, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से, और बना देता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो दिस इज द एंड ऑफ ETS। तो NADH के ऑक्सीडेशन में कौन कौन इस्तेमाल हुआ, साइटोक्रोम,
सॉरी कॉम्प्लेक्स 1 जिसमें FMN और FES था, कॉम्प्लेक्स 3 जिसमें साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1 था, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 को जोड़ने वाला था यूबिक्विनोन जो कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को जोड़ने वाला था साइटोक्रोम C जो कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से उठा के एक मॉलिक्यूल पानी का बना देता है। यानी कि एक NADH को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लगेगा और पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में और ऑक्सीजन सिर्फ ETS में इस्तेमाल होती है एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जब एक मॉलिक्यूल NADH का ऑक्सीडाइज होता है तो कितने टोटल प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंक दिए जाते हैं? 4 कॉम्प्लेक्स 1 पे, 4 कॉम्प्लेक्स 3 पे और 2 कॉम्प्लेक्स 4 पे। यानी कि जब एक NADH का ऑक्सीडेशन होगा तो टोटल 10 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंक दिए जाएंगे। लेकिन वहीं जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है बेटा तो वहां पर कॉम्प्लेक्स 1 इस्तेमाल नहीं होता, वहां पर कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 इस्तेमाल होता है। NADH के ऑक्सीडेशन में कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4, FADH2 के ऑक्सीडेशन में कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4। कॉम्प्लेक्स 2 जो है बेटा उसमें पंपिंग ऑफ प्रोटॉन एब्सेंट होती है। कॉम्प्लेक्स 1 भी पंप कर सकता है प्रोटॉन, 3 भी, 4 भी, लेकिन 2 नहीं कर सकता। यानी कि जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो सिर्फ पंपिंग कॉम्प्लेक्स 3 पे होगी और कॉम्प्लेक्स 4 पे होगी। यानी कि एक FADH2 का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होगा तो टोटल 4 और 2 टोटल 6 प्रोटॉन पंप होंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और FADH2 के ऑक्सीडेशन में भी आधा मॉलिक्यूल खर्च होगा ऑक्सीजन का। जैसे ही ETS खत्म होगी तो उसके बाद क्या होगा? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जिसका फायदा हम उठाएंगे किस में? केमिओस्मोसिस में। तो केमिओस्मोसिस के दौरान क्या होगा बेटा? जो हमारी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कॉम्प्लेक्स 5 प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं F0 F1 कॉम्प्लेक्स या ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स काम आएगा क्या बनाने के लिए? ATP, जिसमें F0 वाला हिस्सा इनर मेम्ब्रेन में धंसा रहता है और F1 वाला हिस्सा कहाँ धंसा रहता है? मैट्रिक्स में। तो अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन खुद ब खुद भाग के कहाँ जाएंगे? मैट्रिक्स में। और जब वो खुद ब खुद भागेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और इससे एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं और ATP बन जाएगा। NCERT, न्यू एडिशन ऑफ NCERT कहता है कि 4 प्रोटॉन के मूवमेंट पर जब 4 प्रोटॉन F0 F1 से भागेंगे तो एक ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैथ्स मत लगाना क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बस तुम मेरे साथ याद कर लो कि जब एक सिंगल NADH का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, एक सिंगल NADH का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो वो 3 ATP देता है और जब एक FADH2 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो वो 2 ATP देता है। प्रोटॉन के हिसाब मत लगाना, ठीक? चलो अब बेटा बैलेंस शीट तैयार करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन से नेट गेन ऑफ ATP कितना होता है। मेरे साथ साथ शुरू करो। NCERT कहती है कि अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की बैलेंस शीट बनानी है तो आपको कुछ बातों को मानना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो सच हो पर मानना पड़ेगा। क्या क्या मानना पड़ेगा? सबसे पहली बात कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सिर्फ ग्लूकोज ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात कि साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलिसिस से NADH बने थे उनको भी सक्सेसफुली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचा दिया गया है। तीसरी बात कि जो ये सारे प्रोसेस है ये जो है स्टेप बाय स्टेप हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है बेटा एक सेल के अंदर सब कुछ साथ में हो रहा होता है, लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि ये एक के बाद एक हो रहा है। जब इन सारी बातों को मान लेंगे तब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले उठा लेते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में बेटा हमने नेट गेन ऑफ ATP हमें कितना हो रहा था? 2 हो रहा था ना, लेकिन हमें 2 NADH भी तो मिल रहे थे ग्लाइकोलिसिस से। और जब वो 2 NADH अल्टीमेटली ETS करेंगे तो कितने ATP बनाएंगे? 6, क्योंकि 1 से 3 मिलते हैं। तो टोटल ग्लाइकोलिसिस वाले ATP कितने हो गए ETS होने के बाद? 6 और 2 8 तो ग्लाइकोलिसिस वाले हो गए। फिर लिंक रिएक्शन से हमें 2 NADH मिल रहे थे, वो 2 NADH ETS करने के बाद क्या देंगे? 6 ATP। तो 8 और 6 14। एक क्रेब्स साइकिल से हमें 3 NADH मिल रहे थे बेटा, जिसका मतलब 3 3 9 ATP। एक FADH2 मिल रहा था,
यानी कि 2 एटीपी यानी कि 9 और 2 11 और एक डायरेक्ट एटीपी यानी कि 12। एक क्रेब्स साइकिल से हमें 12 एटीपी मिलते हैं, लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए तो क्रेब्स साइकिल 2 बार होती है, तो हमें 24 एटीपी मिलेंगे। तो 24 ये यहां से क्रेब्स साइकिल से 6 लिंक रिएक्शन से, तो कितने हो गए 24 और 6, अरे रब्बा 24 और 6 30 और 8 मिले ग्लाइकोलिसिस से, तो कितने हो गए 38। आप ध्यान से सुनना, एरोबिक रेस्पिरेशन से मैक्सिमम गेन ऑफ एटीपी जो हो सकता है बेटा वो 38 एटीपी का हो सकता है। अब सवाल देखना क्या पूछेगा, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज 38। लेकिन अब ध्यान से सुनो, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में होगा तो बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, सब कुछ एक ही जगह होगा, तो वहां पे नेट गेन ऑफ एटीपी हमेशा 38 होगा। लेकिन अगर यूकैरियोट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा, तो ग्लाइकोलिसिस में जो 2 NADH बने थे उनको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ले जाने में 2 एटीपी का खर्चा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जनरली यूकैरियोट्स में नेट गेन ऑफ एटीपी जो होता है वो 36 होता है। अब 3 सवाल बनेंगे, ध्यान से सुनो। पहला, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान मैक्सिमम गेन ऑफ एटीपी कितना हो सकता है, 38। बैक्टीरिया में कितना होता है, 38। यूकैरियोट्स में कितना होता है जनरली, 36। ओके, चलो। अब इसके बाद हमारा आता है बेटा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2। हमने कितनी CO2 इस्तेमाल करी अपॉन कितनी वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम करी। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमेशा 1 होता है, 6 CO2 अपॉन 6 O2। प्रोटीन के लिए ये 1 से कम होता है, दैट इज 0.9। फैट के लिए ये 1 से कम होता है, 0.7। ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए ये 1 से ज्यादा होता है। ऑक्सैलिक एसिड के लिए 4 होता है, मैलिक एसिड के लिए 1.33 होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मैंने आपको बताया था बेटा, फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। अगर चाहे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कोई भी हो बेटा, अल्टीमेटली हर किसी पे क्रेब्स साइकिल होती है, और क्रेब्स साइकिल सिर्फ एक चीज क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकती है, वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि चाहे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कोई भी हो, लेकिन सब कॉमन सारे के सारे अल्टीमेटली किस में बदल जाते हैं। जैसे हम सारे मरने के बाद आत्मा बन जाते हैं और चले जाते हैं भगवान जी के पास, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कोई भी हो, अल्टीमेटली हर कोई एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है और क्रेब्स साइकिल में एंट्री ले लेता है। तो फैट कैसे बदलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एनसीईआरटी में चार्ट दे रखा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के ऊपर। फैट पहले फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, वो फैटी एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन कैसे एंट्री लेते हैं क्रेब्स साइकिल में, प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में और फिर वो अमीनो एसिड टूट जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और कार्बोहाइड्रेट कैसे एंट्री लेता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट पे ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर लिंक रिएक्शन होगी, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और क्रेब्स साइकिल हो जाएगी। हाँ, तो हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही चैप्टर खत्म कर लिया है। और बेटा मैंने ट्राई किया है कि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो आप एक बार बेटा ये पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रीड कर लेना है, PYQs कर लेना, चैप्टर प्रिपेयर्ड। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। और कल बेटा शायद 2 चैप्टर में रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का कल मेरा उम्मीद पे लेक्चर लाइव है, तो कल शायद मैं एक ही दे पाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी, बट देखती हूँ, ठीक है।